कैसे होना है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि फेलियर को कैसे डील करना है। तो मैं कहता हूँ देखिए, एजुकेशन करके नौकरी का एम रखना ये शुरुआत हो सकता है, ये ज़िंदगी का अंत नहीं हो सकता। सपनों को साकार करने के लिए इंसान क्या कर सकता है? सपनों को साकार करने के लिए आदमी को पहले प्लान करे, सपना साकार होता है उसकी रेसिपी को ढूंढे। जैसे कि बेस्ट बिरयानी बनानी है तो बेस्ट बिरयानी की रेसिपी ढूंढते हैं हम लोग। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको निगलेक्ट हम लोग करते जा रहे हैं। अगर मेरा ही ब्रेन ठीक नहीं है तो मैं कितना भी सिखा लूँ किसी को, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए, रिस्क लेना सीखो। लेकिन हमने पहले से ही, हम लोग भी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं, संतोषम परम सुखम, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। हम कहते हैं मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और चाहे जो हो जाए लोड मत लो, तो संतोषी होके भी बड़ा बना जा सकता है। सक्सेस होना है तो डिग्री ले लोगे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। एजुकेशनल डिग्री के पीछे मत भागिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट व्हाट यू लव, अबाउट रियलिटी, अबाउट लाइफ। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन को लेकर। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस कैसे मिले, जो कंफर्ट जोन हम फंस चुके हैं उससे हम बाहर कैसे निकले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, सही और गलत कैसे पहचान करें, सक्सेस एक्चुअल में क्या है, आज इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाले है। क्योंकि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, जिन्हें आप और हम BSR सर के नाम से जानते हैं। फेमस हैं सोशल मीडिया पर, हर कोई उन्हें जानता है। उनके सेमिनार लोग लगातार अटेंड करते हैं। उनके द्वारा जो कमांडो सेशन लगातार चल रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव उनसे आ रहा है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है, इससे भी आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो स्वागत करते हैं BSR सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। थैंक यू आमिर जी, थैंक यू अंशिका जी, थैंक यू ज्योति जी। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज हम बैठे हैं। अभी तक आपको सोशल मीडिया पे ही देखते थे, आपके पॉडकास्ट सुनते थे, आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, इतने बड़े, आपकी स्पीच लोग लगातार सुनते हैं और हम भी सुनते हैं। बहुत बदलाव आते हैं आपकी स्पीच को सुनकर जीवन में। थैंक यू सो मच, आई मीन इट्स माय प्लेजर। मुझे आप ये बताइए कि कोच BSR बनने की जर्नी कैसी रही, क्योंकि हमें नज़र आते हैं स्क्रीन पर द कोच BSR, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल भी रहा होगा। वो कैसा स्ट्रगल था, आपने कैसे डील किया स्ट्रगल से? अंशिका जी, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मुझे भावुक भी करता है और मुझे ब्लेस भी फील करवाता है। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि ना अंग्रेज़ी आती थी, ना बात करना आता था, ना घर में पैसे थे, ना कहीं और जा पाते थे। मैं शायद सबसे ज़्यादा, हम जितने भी 4 लोग यहाँ बैठे हैं उनमें सबसे ज़्यादा डरा हुआ बच्चा रहा हूँगा, सबसे ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस वाला रहा हूँगा। मेरे लो कॉन्फिडेंस का ये हिसाब किताब था कि घर में कोई गेस्ट आता था तो मैं या तो पलंग के नीचे चला जाता था या बाहर भाग जाता था। कोशिश हमेशा रहती थी उनको अवॉइड किया जाए, कोशिश हमेशा रहती थी कि लोगों से बिल्कुल ना मिला जाए। लोगों से मिलते ही पता नहीं ऐसी घबराहट सी होती थी, क्या बात करें, स्पेशली नए लोगों से। एंड डेस्टिनी ने मोटिवेशनल स्पीकर बनाना लिखा था, ये कभी सोचा नहीं था। मुझे आज भी याद है कि एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, सुसाइड करने की सोचता था। एक बार तो ट्राई भी किया एंड ये सारी चीज़ें हुई। और बाद में जब ये फेज़ थोड़ा ओवर हुआ तब रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये मरना तो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ मरने का हिम्मत भी नहीं हुई। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कब क्यों लगा कि सुसाइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या वो फेज़ आप हमें बिल्कुल आई कैन शेयर। मैं कॉलेज में था और कॉलेज शायद ओवर हो गया था मेरा, और मैं साथ साथ काफ़ी सारे इंटरव्यू दे रहा था। और घर वालों के फाइनेंशियल सिचुएशन ये थी कि बस अब पापा को इतना इससे ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकते, तो हम तीनों भाई बहनों में ये था जल्दी से जल्दी कमाने लगना है। मेरी बहन की भी ग्रेजुएशन हुई, उसने IDBI वगैरह में जॉब ज्वाइन कर लिया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मेरा भाई भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था कि भाई अब जल्दी कमाना है, तो 12th के बाद ही वो एयरफोर्स में चला गया, जबकि इंजीनियरिंग भी कर सकता था और भी कई सारी चीज़ें। और मैं भी सोच रहा था अब जल्दी कमाना है, ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या किया जाए। एंड एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, कंप्यूटर कोर्स किया, और उसके बाद भी इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर कोर्सेज़ किए थे, ना तो कोई वैकेंसी आ रही है। और सब लोग कहते थे कि भाई या तो कोई अकाउंटेंसी का जॉब कर लो, और मुझे पता था वो जॉब्स में फ्यूचर कभी होगा नहीं। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में फ़ेल होने के बाद एक लेवल आया जब मुझे लगा मैं ही फिट नहीं हूँ, मतलब दुनिया फिट होगी लेकिन मैं फिट नहीं हूँ। कैसे फेस करेंगे,
तो एक गिल्ट होता है ना कि पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, मतलब सारे सपने हैं उनके आपसे, और आप एक इंटरव्यू तक क्रैक नहीं कर पा रहे, वो भी लगातार कितने इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। एक बार तो मैं दिल्ली आया था अपने बात, और 10 दिन यहाँ रुका और इतने इंटरव्यू दिए, मतलब हमें इंटरव्यू देना तो छोड़ो, जो बेसिक राउंड होता है वो भी क्लियर करने को नहीं मिला। और जो लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स आते थे वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे, इतना अच्छा बात करते थे कि डिप्रेशन होना स्वाभाविक था। छोटी सिटी के बच्चों को कई बार ये हो जाता है, स्पेशली हाँ, लैंग्वेज बैरियर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को फील कराया जाता है भाई तुम्हारे तो अंग्रेज़ी नहीं आती ना, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता है। सो जब ऐसी वाली सिचुएशन थी तो एक आया था फेज़, उस फेज़ में मैं सोचता था, 7 दिन तक मैं कंटिन्यू सोच रहा था छत से गिर के मरूं या जहर खा के मरूं या नस काटे, और फाइनली डिसाइड हुआ कि ट्रेन की पटरी के ऊपर सो जाते हैं, ट्रेन एक बार ऊपर से निकल जाएगी ना बस स्वाहा। एंड अब गर्मियों के दिन थे, घर से निकले कैसे, क्योंकि घर वाले रात को 9 बजे घर पे ताला लगा देते थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो क्या करें। तो दिन में गर्मियाँ बहुत होती थी, राजस्थान में आज भी बहुत गर्मी होती है, और मई जून के समय में ना वहाँ से बाहर निकलना घर से, मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क रहती है। तो फिर एक दिन गर्मियों के दिन मैं निकला, बट थैंक गॉड कि मैं नहीं पहुँचा वहाँ तक जहाँ मुझे पहुँचना था, मेरी डेस्टिनी कुछ और थी। अब मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी मेरी लाइफ में, क्योंकि वो फेज़ से मैं गया, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि लोग किस फेज़ से जाते होंगे। शायद वो भगवान का तरीका था मुझे ये समझाने का कि इमोशनल ट्रॉमा क्या हो सकता है और वो इंसान को किस लेवल पे ले जा सकता है। तो आज अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी इंसान आता है जो कहता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर परिवार में बहुत, तो मैं जानता हूँ कि वो ये सोच रहा होगा, तो मैं उसे ज़्यादा प्यार दे पाता हूँ, उसे ज़्यादा अटेंशन दे पाता हूँ, उसके साथ मिलता हूँ। और सभी लोग हैरान होते हैं कि मैं सबसे क्यों मिलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो जितनी ज़्यादा मुसीबत में है वो इंसान उतना ही बड़ा कदम कभी भी उठा सकता है। एंड इसीलिए आई रियली फील कि हाँ, जब उन्हें मैं थोड़ी सी देर मिलता हूँ तो उन्हें एक हौसला मिलता है, उन्हें एक उम्मीद मिलती है कि हाँ यार कुछ तो हो सकता है। तो सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी आपके बारे में जब पढ़ा था, काफ़ी समय से हम भी आपको फॉलो करते हैं, तो मैंने ये भी सुना था कि जब ये टाइम आपकी लाइफ में आया था तो आपके पिताजी के सर पे कुछ 75,000 का कर्ज था, और आपकी जो पहली जॉब थी वो 5,000 की आपकी लगी थी, वहीं पे आपका इंक्रीमेंट होकर आप 15 तक पहुंचे थे। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें थी, दुख था, चाहे डिप्रेशन था, चाहे ये सुसाइडल थॉट आते थे, वहाँ से आज यहाँ तक की जर्नी में अभी भी लाइफ में कभी दुख आता है, या अब लगता है कि सब बेटर है यार, कि अब कुछ नहीं बस? अब दुख आता है, लेकिन अब दुख बड़ा नहीं लगता है। अब ऐसा है कि अब जो चैलेंजेस आते हैं वो बिजनेस के चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस भगवान की कृपा से अब उतने नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद घर में कुछ हो भी जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी देर चुप हो जाओ यार, उससे ही ठीक हो जाएगा। कभी रिलेटिव्स ने कुछ कह भी दिया तो वो भी कुछ बड़ी बात नहीं होती है। भगवान की कृपा से आज अच्छी जगह पे है तो उसके कारण बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है। बट बिजनेस के चैलेंजेस बहुत आते हैं आज भी, इसलिए आते हैं क्योंकि एक रिदम में भाग रहे हैं, बड़ा करने की वो रहती है, और बड़ा करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है हर एक बिजनेसमैन को। तो जब भी रिस्क लेते हैं तो 10 रिस्क लेते हैं तो उनमें से 5 उल्टी पड़ती है, और 5 रिस्क ऐसी होती है जिसमें से 2 न्यूट्रल रहती है कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं, 3 में इतना प्रॉफिट हो सकता है कि वो 5 जो न्यूट्रल गई या फेल हुई उनसे बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है। चैलेंज तब आता है जब पहली ही 5 रिस्क आपकी उल्टी पड़ गई, तो अब आपको वेट करना है 6वीं, 7वीं, 8वीं के लिए। उस समय डायलेमा सबसे बड़ा होता है कि यार 5 रिस्क अपन ने ली और 5 फेल हो गई। उस समय टीम भी कहने लगती है कि सर ये गलत कर दिया, देखो हम तो कह रहे थे आप मत करो ये, घर वाले भी कहते हैं देखो आप मत करो ये, क्यों करा। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई इवेंट करता हूं और मेरे अंदर आ जाता है कि ये इवेंट शायद सक्सेसफुल होगा, और मैं टीम कहती है सर इसमें तो लेकिन अपने को लॉजिक नहीं लग रहा है। जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, हमारा पहला मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच होने वाला है और टीम कह रही है सर मत करो, 28 दिन का फ्री इवेंट कौन करता है, 1 करोड़ रुपया दाव पे लगने वाला है, हाउ वुड यू डू इट, मतलब होगा कैसे होगा, क्या नहीं होगा। एंड आई वाज लाइक नहीं, करना है करना है करना है करना है, और कर दिया। और वो इतनी अच्छी सफलता बन गई कि आज हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचा चुका है। तो ये अच्छी है। ओपन इवेंट मैंने कई किए हैं और मैं कई बार करता हूँ, और 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपए एक ओपन इवेंट में कई बार हमारा लग जाता है और पूरा फ्लॉप हो जाता है। और टीम कहती है सर दूसरा मत करो। थोड़े दिन बाद मैं कहता हूँ दूसरा फिर करेंगे, तीसरा फिर करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी रिस्क एक्चुअली फेल होती ही नहीं है, बस हाँ डराती ज़रूर है। और डर वो होता है कि एज पे, लेकिन जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। तो मैं तो इस पर बहुत फर्म बिलीव करता हूँ। जब जब मैंने हिम्मत की है
5वीं के बाद डर लगता है, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं हमेशा रहा है रेशो। 10 में से एक भी निकलती है तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट देती है। इनफैक्ट मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ और वो सभी का यही है। मैं उनसे पूछता हूँ आप कंपनीज में इन्वेस्ट कैसे करते हो, तो वो कहते हैं कि सर हम कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक ही तरीका है, हम 10 कंपनियों में जहाँ हमारी गट फीलिंग होती है इन्वेस्ट कर देते हैं। 10 में से 5 फेल हो जाती है, 2 ठीक होती है, 2 ठीक ठाक रिटर्न दे देती है और एक उनमें से इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे कि अनुपम मित्तल जो आते हैं शार्क टैंक में, उन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाया ओला में, आज 1100 करोड़ है। लेकिन वो कहते हैं कि कई ऐसी भी बिजनेस है जहाँ मैंने 2 करोड़ लगाया और 0 हो गए, कुछ भी नहीं मिले। तो लेकिन वो 10 बिजनेस में 0 हुए तो 20 करोड़ गए, लेकिन एक बिजनेस बड़ा हो गया तो 1100 करोड़ आ गए। तो ये मेरा फिलॉसफी है लाइफ का कि रिस्क लेने से कभी मत डरो, और कभी कभी फेल होके बिल्कुल 0 पे आओगे। 2017-18 में मैं कोलैप्स हो गया, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। मतलब मेरा 2015-16 इतना अच्छा चल रहा था कि मैंने घर खरीदा, मर्सिडीज़ खरीदी, पूरी दुनिया में मैं घूम के आया, दुबई वगैरह में सेशन करके आया, और 17 में एकदम से यू टर्न हुआ जब डीमोनेटाइजेशन के बाद उठा ही नहीं पाया मैं बिज़नेस को। 17 के बाद 18 के बिगिनिंग में ये हुआ कि मेरे 8 लोन थे और 8 की 8 EMI बाउंस्ड एंड बैंक वाले घर आने लग गए। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। मैंने सब कुछ ट्राई किया। इस लेवल पे भी रिस्क लेके आ जाती है कभी कभी आपको, लेकिन उस समय वापस से मैंने फिर से रिस्क ली। मैं 10 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का लोन है और सारी EMI बाउंस हो रही है। मैंने 10 लाख रुपए फिर लोन लिया और मैं गया एंथनी रॉबिन्स से सीखने, मेरे टीचर से सीखने। मैंने कहा सीखना इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट। और उस सीखने में, अब सीखने में 10 लाख लगाए और टीचर्स के पास गया, उन्होंने कहा ये करो ये करो ये करो, उसमें 5-10 लाख और लगे। और जब वो किए, बुम, एक ही बार में वापस से सारे रिस्क से बाहर और सारा लोन ख़त्म 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, एंड टिल डेट इट इज़ गुड। सर हमें ना बचपन से ये समझाया जाता है जब हम पढ़ते हैं कि बेटा पढ़ लो, डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिग्रियां आगे जाके काम आएंगी। अगर सक्सेस होना है तो डिग्री ले लोगे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज के डेट में हम ऐसे देख रहे हैं ना, जिनके पास डिग्रियां नहीं है ना सर, वो भी कामयाब है। अभी लेटेस्ट में आपने एक फेमस हुआ था बंदा डॉली चाय वाला, बिल गेट्स उनके पास, उनकी पट्टी पर चाय पीने, डिग्री नहीं है बंदे के पास, बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बट फिर भी उसने अपने पैशन को चुना और आज वो सक्सेस है। डिग्री वालों से आगे वो निकल चुका है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? इसमें ना कई सारे आयाम हैं। पहली चीज़ तो डिग्री मुझे तो नहीं लगता कि कोई मैटर करती है, बट हाँ आपके प्रेफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है भाई मुझे तो सेफ्टी चाहिए, फ्रीडम नहीं चाहिए। तो हम उसे कहते हैं अगर आपको फ्रीडम की कॉस्ट पे सेफ्टी चाहिए तो ना तो आप फ्रीडम डिजर्व करते हो ना सेफ्टी डिजर्व करते हो। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी जॉब में चले जाओ, एक लेवल के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा झटका कभी भी लग सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, इकोनॉमी डाउन हो सकती है, कोविड आ सकता है, जहाँ पे आप वापस संभल नहीं पाओगे। एक कपल था IITN या बहुत ही अच्छे IIM वगैरह से पास आउट, दोनों IIM में मिले, शादी हुई, US चले गए, US में दोनों की अच्छी नौकरी लगी, बहुत आगे तक चले गए, एंड US में एक दिन रिसेशन आ गया, दोनों की जॉब्स चली गई। अब दोनों का पैकेज बड़ा हेफ्टी, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं दोनों मिलके। अब इतनी बड़ी पैकेज की जॉब वापस मिल नहीं रही। थोड़े दिन तो चलाया काम, पूरे US में 3-4 महीने बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। इंडिया में इतना महंगा पैकेज कोई देने वाला था ही नहीं इनको, दोनों ने सुसाइड कर ली विद किड्स। हमारे जीवन में ये सिखाया जाता है कि सफल कैसे होना है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि फेलियर को कैसे डील करना है। तो मैं कहता हूँ देखिए, एजुकेशन करके नौकरी का एम रखना ये शुरुआत हो सकता है, ये ज़िंदगी का अंत नहीं हो सकता। ये अंत हुआ तो वहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। सो रिस्क लीजिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, एजुकेशनल डिग्री के पीछे मत भागिए। आपकी एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट व्हाट यू लव, अबाउट रियलिटी, अबाउट लाइफ। तो डोली चाय वाले ने ये समझ लिया कि भाई लोग क्यों मेरे साथ आएंगे, उसे ब्रांडिंग की एजुकेशन हो गई जाने अनजाने में। किसी को एजुकेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली अबाउट इंटरनेट। तो आज का फील्ड वो नहीं है जहाँ नौकरी वाली बात है कि डिग्री ले लो, कोई वैल्यू नहीं है, किसी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ना कोई पूछता है, आपने पूछा मेरा डिग्री नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। हो सकता है मैं 10वीं फेल हूँ और कई सारे लोग हैं जो 10वीं फेल हो सकते हैं, और बिल गेट्स खुद कहते हैं मैं तो ड्रॉप आउट हूँ भाई। बट हाँ, अगर आपके पास कोई और प्लान नहीं है तो डिग्री का प्लान चाहिए। फिर क्या कि एटलीस्ट समथिंग यू हैव टू डू, एटलीस्ट टू। आपने कुछ नहीं किया है तो आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास तो तब तक करते रहो, जिस दिन प्लान आ गया लीव इट। सर मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी आपने एक केस हमारे साथ शेयर किया,
मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं पैसा कैसे आए, अमीर कैसे हो जाएं। आप सिखाते हैं, सब आपकी वीडियोस देखी हुई हैं, लेकिन आप मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं, ये भी मैंने देखा है। हमारे जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं अभी सुन रहे हैं, उनके लिए बताइए कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको निगलेक्ट हम लोग करते जा रहे हैं, और कैसे उसको हेल्दी ही रखें। एब्सोल्युटली। अंशिका जी, आज सभी लोग बात करते हैं अपने पेट को फिट रखें, लिवर को फिट रखें, पाँव को फिट रखें। ब्रेन के अलावा ये चीज़ें कोई चल ही नहीं सकती। और हिंदुस्तान का तो ये प्रॉब्लम है ना कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। हाँ। हिंदुस्तान क्या, इनफैक्ट पूरी दुनिया का ही शायद होगा, बट हम हिंदुस्तानी हैं तो हम ज़्यादा ये रिलेट कर सकते हैं। आदमी का दिमाग सबसे बड़ी एसेट है, और उसके ऊपर अगर काम नहीं कर रहा आदमी, तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ है, स्टूपिड है, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ दे सकता है आपको। और आप दिन भर चिड़चिड़े हो रहे हैं और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप बीमार हैं। आप दिन भर गुस्सा कर रहे हैं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। आपकी लो एनर्जी है, आप आलसी हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आप फिट हैं। आप जो कर रहे हैं वही सही है, आपसे नहीं होता। एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है। जिसको एक्सक्यूजेस है वो बीमार है। इनफैक्ट हमारी ये बीमारी, मानसिक बीमारी ही हमारे पतन का कारण है। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। हम तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, दिमाग में, सच बताता हूँ, मेरे पास आज तक 1200 बिजनेसमैन ने कोचिंग ली है, और ये 1200 बिजनेसमैन वो हैं जिन्होंने 1 साल 6 महीने, इनमें से जितने भी बिजनेसमैन ऊपर गए हैं, मतलब बढ़े हैं, जिनका 3 गुना 4 गुना 5 गुना बिजनेस बढ़ा है, ये सभी लोग वो लोग थे जिनका दिमाग का सॉफ्टवेयर ठीक था। ये लोग पॉजिटिव सोचने लग गए थे, ये मेडिटेशन करने लग गए थे, ये अच्छी किताबें पढ़ने लग गए थे, अच्छी चीज़ें सुनने में इन्हें इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन उनमें से कोई बिजनेसमैन था, उसको सब बता देते थे, बोलता था नहीं मेरे साथ तो लाइफ ही अनफेयर है, मेरी तो टीम ही अनफेयर है। अब भाई टीम कैसे अनफेयर हो सकती है? टीम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। मेरे अंदर जो चल रहा है वही बाहर है। आज मैं क्या बोलूँगा इस इंटरव्यू में, जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये चीज़ें? आप वही सवाल पूछ सकते हैं जो आपके माइंड में आया है। सो एवरीथिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, और अगर आपके थॉट प्रोसेस को ठीक नहीं किया गया तो काम नहीं होगा। इसीलिए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, कमांडो ट्रेनिंग, सच बोलूँ तो आई डोंट रियली डू बिजनेस कोचिंग, आई डू मोर ऑफ लाइफ कोचिंग, है ना। मतलब मैं बिजनेस कोचिंग करते हैं लोगों के हम लोग, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अगर मेरा ही ब्रेन ठीक नहीं है तो मैं कितना भी सिखा लूँ किसी को, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हम तो ब्रेन पे काम करते हैं और बिजनेस वो खुद बढ़ा लेता है, एंड फिर हमें भी वो क्रेडिट देते हैं कि BSR सर आपसे जुड़ा तो हमारा बिजनेस बढ़ गया। बट अल्टीमेटली हिज थॉट प्रोसेस, वो कहता है मेरे फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कंपटीशन हटा देते हैं। अब वो कहता है अब क्या? बोलते हैं कि आज कोई बोलता है हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ चलो सारे मुस्लिम हटा दो, अब तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। मतलब लोगों का प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम तो बहुत बाद में आ रहा है। लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है घर में भाई से नहीं बन रही है, बहन से नहीं बन रही है, मम्मी पापा की नहीं बन रही है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं। तुम्हारा बेसिक का प्रॉब्लम है और तुम दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हो। तो आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड वन लेवल, एंड मानसिक गरीबी ही आर्थिक गरीबी लेके आती है। कैसे ठीक करें इसे ठीक करने के लिए अगर लॉन्ग टर्म पे वर्क नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म आपको फोकस दे देंगे। जैसे आप शॉर्ट टर्म में इमीडिएट ठीक करना चाहते हैं, तो इसी वक्त आप मेरे साथ बोलें पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो इमीडिएट ठीक हो गया ये। इमीडिएट वी आर फीलिंग गुड अबाउट इट, वी आर स्माइलिंग अबाउट इट, है ना। और 4 अफर्मेशन और बोलते हैं जो मेरे फेवरेट है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश, मैं परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा का। और ये बिलीफ आपको क्योर कर देगा। मतलब आपकी 90% चीज़ों को इमीडिएट ये हटा देगा। इमीडिएट आपको फील होगा कि आई एम एम्पावर्ड। इमीडिएट आपको फील होगा ये तो ट्रू है। इमीडिएट आपको फील होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये इतना ज़बरदस्त ऊर्जा का पुंज है, और हम भी उसी का, तो इस हायर इंटेलिजेंस का ही तो रिप्रेजेंटेशन है। तो देखा जाए तो वी आर ऑल अमेजिंग। अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म क्योर। लॉन्ग टर्म क्योर क्या है? इसी को ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करना है। जिंदगी भर अगर इन चीज़ों के टच में रहेंगे आप। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और मैं भगवान को कहता हूँ कि भगवान थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। हम लोग एक कमांडो ट्रेनिंग में रिचुअल है हमारा कि 10 चीज़ों को हम धन्यवाद बोलेंगे ही बोलेंगे। दूसरा हमारा रिचुअल है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ब्रह्मांड या भगवान या कोई भी इंसान, आप मुझे बुलाएंगे नहीं तब तक मैं आऊँगा नहीं, है ना। बिल्कुल। मैं आपको बुलाऊंगा नहीं तब तक आप आओगे नहीं। तो भगवान को भी हमें रोज़ बुलाना है।
हमें पावर्स को बुलाना है। तो रोज़ सुबह हम कहते हैं, मेरे माता पिता को मैं बुलाता हूँ जहाँ पे भी हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे दादा दादी को बुलाऊंगा, मैं सबको बुलाऊंगा। ये सारी प्रैक्टिसेस क्या है, हमारे ब्रेन को थोड़ा कूल रखती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत में हमें शांत रखती है। थोड़े दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे जा रहा हूँ मैं, 25 की, मतलब ज़्यादा बड़ी स्पीड भी नहीं थी, 40 की स्पीड, गाड़ी भिड़ गई, एक ट्रक वाला एकदम सामने आ गया। गाड़ी का नुकसान काफ़ी हुआ, मतलब अगर रुपयों में बोलूँ तो 26 लाख का नुकसान हुआ सिर्फ। लेकिन जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला, मेरे मुंह से निकला हाउ वंडरफुल, राइट। किसी का पर्स चोरी हो गया और वो कहता है यार मेरा पर्स चोरी हो गया, व्हाट द हेल इज दिस। तो कंप्लेनर्स कैन नेवर क्रिएट, क्रिएटर्स कैन नेवर कंप्लेन। हाउ वंडरफुल बोलने का मतलब ये नहीं कि गाड़ी ठुकी बहुत अच्छा हुआ, हाउ वंडरफुल बोलने का मतलब हुआ मैं ठीक हूँ। किसी और के लग जाती गाड़ी से, गाड़ी को लगी, मैं फिर भी कमा लूंगा, कुछ ना कुछ उसका कर लेंगे, बेच देंगे, नहीं चलाएंगे गाड़ी, कुछ और कर लेंगे। बट व्हाट इफ किसी और को चोट लग जाती, कोई मर जाता, व्हाट इफ पुलिस केस हो जाता, एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, है ना। बट थैंक गॉड सब कुछ अच्छा है। इससे भी बुरा हो सकता था, हाउ वंडरफुल कि इतना ही हुआ। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फिलॉसफी, एंड इस तरह की चीज़ों को लोगों को लंबे समय तक प्रैक्टिस करना होता है। एंड इसके लिए सिंपल मंत्रा, संगत, आदत एंड गुरु। अगर आपके पास, इसीलिए कहते हैं गुरु बिना ज्ञान ना होई, गुरु अगर साथ में है तो वो आपको सही तरह से प्रैक्टिस करवा सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कभी भी आदमी को परफेक्ट नहीं बनाती, सही तरीके से की गई प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। सो गुरु चाहिए, संगत चाहिए। अगर आप, हम तीनों हैं तो हम बात कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ तो किससे बात करूँगा, प्रॉब्ली नहीं करेंगे। ये पॉडकास्ट का मज़ा ही तब आएगा जब हम तीनों बात कर रहे हैं चारों। तो ये संगत का असर है, जहाँ पे कलेक्टिव आपके थॉट्स, आपके सवाल जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे जवाब आ सकते हैं। एंड हम चारों का भी नहीं, ऑडियंस का भी सारा वो है, उनका जितना इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में उतने ही ज़्यादा ये फैलेगा। सो संगत भी ज़रूरी है, और आदत, इन चीज़ों को आदत नहीं बनाया तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो नहीं सकता। बिल्कुल। अभी आपने रिस्क टेकिंग की बात की थी कि रिस्क लेना सीखो, लेकिन हमने पहले से ही, हम लोग भी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं, संतोषम परम सुखम, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, या फिर बैकअप लेके चलो। तो क्या ये बैकअप है, और ये जो स्लोगन मैंने बोले, ये मायने रखते हैं या नहीं? संतोषी होना और रिस्क लेना दो अलग चीज़ें हैं। हाँ वही। मैं रिस्क ले सकता हूँ और मैं संतोषी हो सकता हूँ, हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। जैसे मैं, देखिए, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, देयर आर टू थिंग्स। ओके, आई रियली वांट टू बी हैप्पी इन दिस मोमेंट। मैं कहता हूँ कि भैया मेरी ज़िंदगी में अभी सब कुछ सही है, भगवान की कृपा से आज आप भी कुछ ज़्यादा ना करें और मैं भी कुछ ज़्यादा ना करूँ, ज़्यादा हम पापड़ ना बेलें, तो भी आज हम सब इस कैपेबल हैं कि हम घर में रोटी खा सकते हैं, राइट। तो अगर मैं पूरी तरह से संतोषी हूँ तो मैं कहूँगा कि ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मैं संतोषी हो सकता हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं संतोषी हूँ, आई हैव एवरीथिंग, भगवान की कृपा से आज सब है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अब मैं कहता हूँ, अब मेरे पास भगवान आपने बहुत सारी पोटेंशियल भी दी है, अब इस पोटेंशियल को आई नीड टू यूज़। क्यों? क्योंकि हम इंसान इस तरह से बनाया है भगवान ने कि अगर हम अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। मैं आपको बोलता हूँ कि आप संतोषी हैं और आपके घर में 10 लाख रुपए पड़े हैं, और 10 लाख पड़े हैं तो ये तो संतोष तो है ही आपको। अब आप, भगवान ना करे, किसी दिन इस दुनिया से चले जाएं और वो 10 लाख भी आपके साथ कब्र में जला दिए जाएं या चिता में जला दिया जाए, हाउ मेनी पीपल विल बी हैप्पी अबाउट इट, एंड विल यू बी हैप्पी अबाउट इट? यू विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। सो संतोषी हूँ, और संतोष का चोला पहनने के बाद मैं कहूँ कि अब मैं कुछ करूँ ही ना, दैट वुड बी, आई वुड से, बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप उस केस में अपने ही पैसे को, अपनी ही पोटेंशियल को जला के जा रहे हैं। तो मैं संतोषी हूँ, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं मेरी टीम को भी आज बोलता हूँ कि भगवान की कृपा से आज अभी इतना मिला है कि आज से काम करना बंद कर दें तो भी ज़िंदगी भर कमा सकते हैं, खा सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन अब क्यों करना है? अब इसलिए करना है क्योंकि पोटेंशियल तो बची है, और जब पोटेंशियल बची है तो छोटा करना है या बड़ा करना है? बड़ा करना है। तो आई एम, बड़ा एम करो, शांति से एम करो, बिना, बड़ा नहीं हुआ तो लोड नहीं लेंगे। हम कहते हैं मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और चाहे जो हो जाए लोड मत लो। तो संतोषी होके भी बड़ा बना जा सकता है। संतोषी होने का मतलब ही गलत समझ लेते हैं, भाई मैं तो संतोषी हूँ। एक 65 साल का एक बुजुर्ग, उन्होंने कहा सर मेरा तो सब सेट है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब लाइफ में संतोष है। मैंने कहा अब तो आपके पास सबसे बड़ा गेम खेलने का मौका आया है सर, अब तो आप
आपके बच्चे सेट है, उनकी शादियाँ हो गई है, आपके पास पैसा है, अब तो कुछ करो और हंसते हंसते करो ना, जितना हो जाए उतना करो, करने की कोशिश ज़्यादा करो, लेकिन हुआ थोड़ा सा भी तो भी चलेगा। जैसे हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है 28 डेज जेब से 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के खड़ा रह के पूरा सेशन शाम को सुबह डिलीवर करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्यों करना है? क्योंकि भगवान ना जाने कल अगर डेथ आ जाए तो एटलीस्ट हम अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, और उससे कोई हमारा, तो श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्म किए जा, संतोष के साथ कर्म किए जा, हैप्पीनेस के साथ कर्म किए जा, फल की इच्छा तो बिल्कुल नहीं करनी है। आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, और फल तो आता ही है, क्योंकि ये यूनिवर्स का कुदरत का नियम है। इसलिए संतोषी होना, संतोष परम सुखम, यानी कि आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लो, दैट इज द परम सुख। अदरवाइज तो इंसान कभी संतोषी हो ही नहीं सकता। संतोषी होने का ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा ना करो, संतोषी होने का मतलब है आप अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करो, लेकिन हैप्पीली करो। हैप्पीनेस के लिए नहीं करना है, हैप्पीनेस से करना है, तो आप हर चीज़ में संतोषी रहोगे। आज बताइए, विराट कोहली क्या संतुष्ट नहीं है ज़िंदगी से? वो संतुष्ट होगा अगर वो देखा जाए तो, उसको एक भी रन एक्स्ट्रा नहीं बनाया तो भी उसकी ज़िंदगी चल रही है, बट फिर भी भगवान ने हमें दी है पोटेंशियल, तो वाई नॉट डू मोर। और उस प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए अपसेट होना इज ओके, कि हाँ यार आज मेरे से रन अच्छे नहीं बने, अब मैं कल ज़्यादा करूँ। दैट काइंड ऑफ एन असंतोष इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि इंसान कितना बढ़ सकता है, पेड़ को कितना बढ़ना चाहिए? जितना वो बढ़ सकता है। तो इंसान को कितना बढ़ना चाहिए? जितना वो बढ़ सकता है। और इंसान बढ़ना ही नहीं चाहे। पोटेंशियल तो दिया आमिर भाई को ये बोलने की कि पॉडकास्ट लेना है ये, और आमिर भाई का कुछ नहीं करना भाई, टीवी वीवी पे कहीं नहीं जाना हमें। तो हाउ वुड यू फील? हाउ वुड योर पेरेंट्स फील? हाउ वुड दिस सोसाइटी फील? तो मैं कहता हूँ कि आपकी और मेरी पोटेंशियल का बेनिफिट जब हम दुनिया को नहीं देते, तब हम दुनिया को लूट रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लूट रहे हैं, अपने बच्चों को लूट रहे हैं, अपने वाइफ को लूट रहे हैं, अपने घर वालों को लूट रहे हैं। लुटेरे ना बनो, संतोषी का चोला ओढ़ के लुटेरे बन जाते हैं लोग। मैं अगर अच्छा करूँगा तो मेरे बेटे को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, और मैं मेरे बेटे को नहीं, तेरा बाप नहीं करेगा भैया, तेरे पिताजी को संतोष चाहिए, तो संतोषी का चोला ना उड़े। बुद्धा सबसे संतुष्ट इंसान थे, 33 इयर्स की उम्र में उनको क्या निर्वाणा प्राप्त हो गया था। अब वो कुछ भी नहीं करते तो भी वो तो मोक्ष के धाम जा चुके थे वैसे देखा जाए तो, लेकिन वहाँ से लेके 80 इयर्स की उम्र तक बुद्धा ने कंटिन्यू काम किया, और ज़्यादा काम किया, क्योंकि अब उन्होंने कहा यार मैं दूसरों का कल्याण भी तो करके जाऊँ। एंड दैट्स द सो संतोष की स्टेट से आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। लेकिन सर बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हम करते तो बहुत कुछ है, मेहनत कर, रात दिन इंसान पूरी मेहनत से लगन से काम कर रहा है, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए हो, चाहे वो अपनी जॉब के लिए हो, उसे 8 से 10 घंटे जॉब को भी देने, बिजनेस में भी प्रॉपर वो टाइम दे रहा है, लेकिन फिर भी ना उसे ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा, वो अंदर से हार जाता है, हताशा उसे होने लगती है। तो अपनी हार और हताशा को कैसे दूर करें? क्योंकि कामयाब तो होना है सर, लेकिन ये दोनों चीज़ों में इंसान फंस जाता है ना, वो निकल नहीं पाता बाहर। आज सुबह मैंने एक टॉक दी थी आमिर भाई, संकल्प की शक्ति। जैसे ही मैंने संकल्प किया कि मुझे बड़ा करना है कुछ, तो मेरे पूरा मैकेनिज्म उस तरह से काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना कि मैं थक गया, वो भी संकल्प हो गया। मतलब नेगेटिव संकल्प को संकल्प नहीं मानते हम, हमारे संकल्प की ताकत है ये। यार मैं तो हार गया, अब मैंने 15 साल काम कर लिया, अब मैं हार गया, ठीक है। माइंड कहता है ऑल राइट, तथास्तु, अब आपने कहा है हार गए तो हार गए बस। सो मैं तो कहता हूँ पहले तो ये समझिए कि हारता क्यों है इंसान। हारता तब है जब इंसान कहता है कि मुझे तो 2 करोड़ ही चाहिए, मुझे तो 5 करोड़ ही चाहिए। जब मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया था तब मैंने ये सोचा था कि मेरी नौकरी में 30,000 मुझे मिलता है, तो मुझे यहाँ से 15,000 मिल जाएगा ना, तो आई विल बी हैप्पी। तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और जब एक्सपेक्टेशन थी नहीं तो काम करने में मज़ा आता था, और जब काम करने में मज़ा आया तो 15 भी, जब पहली बार 10,000 महीने का मिला तो ऐसे लगा यार 15 तो पहुँच ही जाएंगे, फिर 15 मिला तो 30 तो पहुँच ही जाएंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप्स। आज कई लोग हमारे साथ ट्रेनर बनना चाहते हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं और फिर कहते हैं सर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी सारी एक्सपेक्टेशन होती है ट्रेनर इतना कमा रहा है, ट्रेनर 2 करोड़ कमा रहा है, ट्रेनर 5 करोड़ कमा रहा है, ट्रेनर के पास बड़ी गाड़ी है, ट्रेनर के पास ये है। तो वो आता है 10-15 दिन, 20 दिन, 15, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल काम करता है, उसके बाद वो कहता है नहीं हो रहा है। सो आई थिंक ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो रहा है। आप खुद बताइए, आपके फील्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग कैसे वहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने? वो भी आपके जैसे, मेरे जैसे, सबके जैसे ही हैं, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँच गए? क्योंकि जिस समय फेलियर आया वो रोए भी, चिल्लाए भी, 2-3 दिन उन्होंने भी गिव अप किया होगा, लेकिन चौथे दिन वो उठे होंगे और उन्होंने कहा यार कमरे में, बंद कमरे में बैठे हैं तो भी टाइम निकल रहा है, और फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं तो भी टाइम निकल रहा है, तो एक काम करते हैं, टाइम निकालते हैं। मैं कहता हूँ हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए।
लोग कहते हैं हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि सब लोग बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हार्ड वर्क को अल्टीमेट सफलता की चाबी बता दिया जाता है, लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं, सब तो सफल नहीं हैं। सफल तो गिनती के ही लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? सफल गिनती के लोग इसलिए हैं क्योंकि हार्ड वर्क करते ही नहीं है लोग। हार्ड वर्क को हार्ड वर्क मानते हैं इसलिए। अभी आप और मैं ये पॉडकास्ट ले रहे हैं, 1.5 घंटा काम कर रहे हैं। कोई मान लीजिए मार्केट में 1.5 घंटा काम कर रहा है। अब कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी कितना भी बड़ा सोचे, कितना भी पॉजिटिव सोचे और वो दिन रात हार्ड वर्क करे, तो वो गलत जगह हार्ड वर्क कर रहा है। पहले तो एक टैक्सी वाला मुझे मिला और बोलता है सर मैंने दादी नानी से सीखा है हार्ड वर्क बहुत करना चाहिए और मैं दिन रात हार्ड वर्क करता हूँ सर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज भी, आप जिस 5 स्टार से होटल से निकले हो, मेरे बच्चों को यहाँ खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। कितना पैसा लगता है? मैंने कहा पहले पैसे की बात बाद में करेंगे, हार्ड वर्क की बात पहले करेंगे। ओके, पहले ये समझिए कि आपने नानी दादी ने ये तो सिखाया हार्ड वर्क करना है, लेकिन कहाँ करना है ये नहीं पता। कुआं खोदना तो है, लेकिन आपने कुएं खोदने के लिए रोज छोटे छोटे छेद कर दिए, लेकिन कौन सी जगह पे गहरा एक ही छेद करना है वो नहीं पता आपको। सो हार्ड वर्क के पहले डायरेक्शन ज़रूरी है। स्पीड के पहले डायरेक्शन ज़रूरी है। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपको जाना है दिल्ली और आप बॉम्बे की रोड पकड़ के बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, अरे मैं तो तेज़ जा रहा हूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन कहाँ पहुँचोगे? जितना तेज आप जाओगे उतनी ही जल्दी आप गलत दिशा में पहुंच जाओगे और गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। सो हार्डवर्क, पहले तो हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। हार्डवर्क नाम की चीज़ ही नहीं होती। आपको 12 घंटे, अगर आप बिना काम के भी बैठे हो तो 12 घंटे पास होने वाले हैं। आप काम करके वो 12 घंटे बिताओ, पहली चीज़। नंबर 2, स्मार्ट वर्क, यानी कि डायरेक्शन ढूंढना। स्मार्ट आदमी होता है थोड़ा डायरेक्शन ढूंढ लेता है। इस पॉडकास्ट में क्या बोलें कि ये ज़्यादा अच्छा जाए, ज़्यादा अच्छा लोगों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लोग ज़्यादा समझ पाएँ, तो ये हमारे ऊपर है ना। अगर हम इसको हार्डवर्क करते जाएं, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करते जाएं और बात करने लग जाएं ग्रेविटी कैसे हुई, भूगोल कैसे काम करता है, मतलब सो मेनी थिंग्स, है ना। हम बात करें कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ये ओम साधना करें और वो साधना बहुत ज़्यादा करें, पता नहीं कौन कौन सी बातें हम कर सकते हैं, मतलब ऐसी कर सकते हैं जो कि शायद हमें पता भी नहीं हो। नोबडी विल बी एबल टू रिलेट। एंड हम हार्डवर्क करते रहेंगे, एक भी पॉडकास्ट पे व्यूज़ नहीं आएंगे हमारे, और व्यूज़ के लिए कर रहेंगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। अरे यार ये वाला बोलूँ तो व्यू आएगा क्या? नहीं, छोड़ो, रुको, सोचने दो, तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। सो आई थिंक वी नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एंड डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें और उसके बाद थोड़ा सा प्लान कर लें। और लोग खुद कर कर के जो गलतियाँ करते हैं वो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी को बाल काटने हैं, नाई के पास चला जाता है। आदमी को कपड़े सिलवाने हैं, दर्जी के पास चला जाता है। आदमी को आज गाड़ी लेनी है, शोरूम पे चला जाता है। अब वो गाड़ी बनाने खुद तो नहीं बैठता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी चीज़ें खुद करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ खुद थोड़ा सीख लें। सीखने से वही चीज़ जो मुझे 10 साल में नहीं समझ में आती, वो 1 साल में, 1 महीने में, 1 दिन में समझ में आ सकती है। मेरे को शेयर मार्केट नहीं आता था, मैंने किसी से सीखा तो मुझे 3 दिन बाद तो उतनी नॉलेज हो गई जिससे मैं खुद ट्रेड ले सकूं। लेकिन मैं खुद ट्राई करता तो पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाता, फिर भी समझ में नहीं आता और बाद में अल्टीमेटली लास्ट में जाके किसी से सीखना ही पड़ता। 90% लोग गलती ये करते हैं कि वो पैसे को चुनते हैं, पैसा बचाने की सोचते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है एंड दे डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस। तो इसीलिए ये जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, घर वालों का प्रेशर है कि नौकरी करो, सेफ जोन चुनो, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? पैसा क्यों चाहिए? बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए ही नहीं। हमने तो 1 भी रुपया नहीं लगाया कभी बिज़नेस के लिए, मेरे पास तो था ही नहीं। आपकी जो सैलरी आ रही है या जो आपके पास पैसा है उतना इनफ है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है जब पैसा होता है आदमी के पास तब वो जल्दी जल्दी कॉल लेने के चक्कर में सारा बर्बाद कर देता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, वो क्या करेगा? उसके पास बिज़नेस की नॉलेज है नहीं, उसने कहा बिज़नेस खोलना है, वो दुकान खोलेगा, दुकान का इंटीरियर कराएगा, सामान भरेगा एंड फिर वो बेचना शुरू करेगा। 90% केसेस में लॉस लगेगा। और आप देख लीजिए आंकड़ा उठा के कि जितने बिज़नेस खुल रहे हैं उनमें से 90% बिजनेसेस 5 साल 7 साल में बंद हो जाते हैं और इसी गलती से होते हैं। लेकिन 90% वो बिजनेसेस जहां आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, जिसके पास पैसा नहीं है, वो जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बना के करता है तो उसको धीरे धीरे लाइफ का अनुभव होता है और बहुत अच्छा कर लेता है वो। तो मैं कहता हूँ बिज़नेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, पहला चाहिए आइडिया। मुझे बताइए, अगर इस इंडिया में मेरे पास ट्रेनिंग का बिज़नेस मैंने किया, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं गया, मैंने पहला था, मैंने कहा कैसे बढ़े, ना मार्केटिंग ना टीम, तो 12 लोगों का एक बैच मुझे मिला। उन 12 लोगों को मैंने इस लेवल पे रिलेशन बिल्ड किया कि वो 12 ने मेरा बैच खत्म होते होते कहा, सर आपकी ये नॉलेज तो सबको पहुंचनी चाहिए,
वी विल बी योर टीम, आप करो। तो वो 12 वॉलंटियर बन गए मेरे। 12 वॉलंटियर बन के 80 लोगों को ले आए, 80 लोगों को ले आए। तो मुझे तो, मेरे को पैसा भी चाहिए। मैंने वहाँ पे इनडायरेक्टली पिच कर दिया कि आप में से कोई भी मेरे साथ मिल के पैसा कमाना चाहे तो आ जाए। उनमें से एक इन्वेस्टर निकल के आ गया, उन्होंने पैसा लगाया 4-5 सालों में, उतने टाइम में मैं सक्षम हो गया और धीरे 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 आगे बढ़ गए। आइडिया की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आप में से है, भगवान ने आपको रॉ मटेरियल दे के भेजा है, क्या? जुबान, शरीर, ये 2 रॉ मटेरियल इनफ है। मार्केट में आज ऐसे लोगों की कमी है, उदाहरण है ये, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है। मार्केट में आज ऐसे लोगों की कमी है जो कि माल बेच सके किसी का। लोगों के पास गुड्स पड़ा है, हमारे पास ट्रेनिंग है, आपके पास आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास न्यूज़ से रिलेटेड विज्ञापन होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी। अगर आपके पास कोई भी आदमी बोलता है कि मैं आपको 1 करोड़ का बिजनेस ला के दे सकता हूँ, मुझे 20% चाहिए, 10% चाहिए, 5% चाहिए, मैं तो मना नहीं करूँगा। मैं कहूँगा ठीक है, 5 लाख चाहिए ना, 1 करोड़ का बिजनेस ले, 5 लाख ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, कहाँ बिजनेस पड़ा है मार्केट में। लेकिन लोग कहते हैं मुझे सीखना नहीं है, सेल्स नहीं सीखना, मुझे पैसा कमाना है। कहाँ से? मेरा जो आइडिया है उससे। आपका जो आइडिया है वो आइडिया पैसे के बाद होना है। मैं कहूँ भाई पहले दिन से 10 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है, ना मेरे पिताजी के पास पैसा, ना मेरे दादाजी के पास पैसा, ना मेरे पास पैसा, मैं 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाऊंगा कैसे? अच्छा, लगानी भी है तो फिर मेरे को वो आइडिया को उस लेवल पे डेवलप करके उस आदमी को पिच करना है जिसको उसमें वैल्यू दिख सके। तो शुरुआत छोटी होगी हमेशा, लेकिन धीरे धीरे बड़ी हो सकती है। लोग क्या पहले ही दिन 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम छोटी शुरुआत करें कि भाई हाँ मैं जा सकता हूँ, बिजनेस ही करना है ना, इसका प्रोडक्ट लिया, इसको बेच दिया, ये बिजनेस है एंड दिस कैन रियली बी ए वेरी वेरी गुड बिजनेस। तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक जज्बे की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स की, पोलाइटनेस की, बातचीत करने के तरीके की, और ये हर बिजनेस में काम आने है। तो मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, जो बेस स्किल है ना वो डेवलप कर लो, जो हर जगह काम आएगी। सोचने की स्किल हर जगह काम आएगी, चाहे किसी भी फील्ड में हो। बात करने की स्किल हर जगह काम आएगी, बेचने की स्किल हर जगह काम आएगी, इंटरनेट स्किल, सोशल मीडिया स्किल, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा लीड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सब जगह काम आने वाली। ये पहले कर लो और इनमें कोई पैसा नहीं लगता, आज इंटरनेट से सीख सकता है आदमी। तो इसके लिए सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि कई सारे लोग तो इसलिए भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि एक्सपेक्टेशन ही इतनी है, पत्नी की ये है, माँ की है, बाप की है, भाई बहनों की ये है, अब मैं क्या करूँ? इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूँ या फिर इनसे सपोर्ट मांगूँ? सपोर्ट कहते हैं कि जब तक मैं सफल नहीं हूँ ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा मुझे। अगर मिल जाए सपोर्ट तो प्लस है। अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, मेरे भाई बहन सपोर्टिव है, तो ये बहुत ही ब्लेसिंग है। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, मान लो कोई भी सपोर्ट नहीं मिला आपको, ठीक है, और उसके बाद आप स्ट्रगल करने लगे और एक लेवल पे आप सफल हो गए, तो आपकी कहानी पे मूवी बन सकती है, आप हीरो बनेंगे। भगवान आपको हीरो बनाना चाहता है, इसलिए सपोर्ट छीन लिया आपसे। लेकिन अगर आपको अंबानी के परिवार में हो, आपको पूरी दुनिया का सपोर्ट है, अनंत अंबानी को, ठीक है, अब वो कुछ बहुत बड़ा करता है, तो मतलब कौन मूवी बनाएगा यार, कौन देखेगा उस मूवी को? पता है अंबानी है, ठीक है, ठीक है, वो तो ट्विस्ट वगैरह बना के हो सकता है मूवी बनवा भी दे, बट आई फील इफ़ यू डोंट हैव अ सपोर्ट इट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि आदमी के पास जब सपोर्ट नहीं होता, तब अगर वो सही रास्ते पे सोच के सफल हो जाए, तब जो उसके घर वालों को खुशी होती है, और तब उसके बाद जो वो अर्न करता है, रिस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, इट कैन ओनली बी कमांडेड। सपोर्ट तब नहीं मिलता जब आप सपोर्ट देते नहीं हैं, आपका खुद का बिहेवियर देखते नहीं हैं। परिवार में हमारा बिहेवियर कुछ भी चलता है और हम कहते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई तुम्हारा हिस्ट्री रहा है कि तुम्हें 10 बार पैसे दिए, 10 बार तुमने गलत डिसीजन लिए, अब तुम कहते हो कि तुम्हें फिर से पैसा मिले और फिर तुम उड़ा दो, कैसे ट्रस्ट आएगा? लेकिन हाँ, मैंने 10 बार, मेरे को भी जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था या ट्रेनिंग के फील्ड में आ रहा था, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया घर में, क्योंकि मेरे फादर को डर था कि इससे शादी कौन करेगा, ठीक है। इतना 9 साल इस बंदे ने कंप्यूटर सीखा है और आज अचानक से कह रहा है कंप्यूटर का फील्ड छोड़ दे, जबकि हम बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो पैसा लाना, लगाना, कंप्यूटर सीखना, ये बड़ा टफ था, है ना। तो हमारे लिए बड़ा टफ था कि पैसे पापा ने लगाए और फिर मैं कहता हूँ मेरे को जॉब नहीं करनी है। पापा ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, भाई बहन ने मना किया, सब ने कहा नहीं ये सही नहीं है, और मैं अकेला कह रहा था मुझे करना है। गुरु मेरे कह रहे थे तू कर सकता है, क्योंकि उनका काम है। अब जब सपोर्ट नहीं था और फिर मैंने कर लिया, आई वांट टू से कि जब पैसा नहीं है और फिर आपने कर लिया, तब सारे घर वाले कहते हैं बच्चा तो हमारा है है ना। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। हमारे पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं
क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि क्या होगा इस बच्चे का, ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लेगा। तो जो घर वालों का सपोर्ट है उसको नेगेटिवली ले ही ना, मतलब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, उनसे एक्सपेक्ट भी मत करो। उगते सूरज को सारी दुनिया सलाम करती है, और अगर आप अस्त हो रहे हो तो फिर उनको लग रहा है कि आप अस्त हो सकते हो तो वो आपको रोकेंगे, और ये उनका प्यार है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सर मैंने ना आपकी कुछ वीडियोस देखी, उसमें से एक वीडियो थी कि अगर अपनी लाइफ को बदलना है ना तो 21 दिनों तक एक फॉर्मूले को अपनाना हो। हम अपनी लाइफ को सच में क्या बदल सकते हैं अगर 21 दिन किसी भी आदत को अपना लें? कैसे बदला जा सकता है अपनी लाइफ को? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हेल्दी हो सकते हो अगर 21 दिन कुछ भी काम करो? तो हेल्दी होने की ट्रैक पे आ सकते हो आप, है ना, हेल्दी होने के ट्रैक पे आ सकते हो। तो 21 दिन में आप थोड़ा ट्रैक चेंज कर सकते हो। एंड आपका ब्रेन का एक रूल है, इस ब्रेन को अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन टच करती है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब अगर आप मैं दिल्ली छोड़ के 21 दिन अमेरिका में रहूँगा ना, तो मेरे अंदर थोड़ी बहुत अमेरिकन आदतें आ जाएगी, थोड़ी बहुत वहाँ की चीज़ें मैं पिकअप कर लूँगा, और वापस से मेरा ब्रेन नॉर्मल वापस से नहीं होगा। द रीज़न इज़ बिकॉज इसके पास एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसी तरह से बच्चा सीखता है, छोटा बच्चा सीखता है, हम सब बड़े सीखते हैं। हम जब ये पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हर एक इवेंट से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो द ब्रेन इज़ चेंजिंग। जो सुबह हम उठे वो ब्रेन सेम नहीं है, शाम तक आते आते हमारा ब्रेन डिफरेंट हो जाता है। नाउ आपका जो क्वेश्चन है कि क्या 21 दिन करना चाहिए, आदतें करनी चाहिए। 21 दिन पहली शुरुआत है, बट ऐसा नहीं है कि 21 दिन आपने की और उसके बाद ज़िंदगी भर आप वापस से वही चीज़ फॉलो कर पाएंगे। आपको नई इन्फॉर्मेशन पता लग गई है, आपने नई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है, आपको उसका प्लस माइनस सब पता लग गया है। अब हो सकता है आप वापस से पुरानी पे शिफ्ट हो जाओ। तो 21 दिन के बाद, 21 दिन ख़त्म होने से पहले पहले आपका प्रण होना चाहिए 90 डेज़। अच्छा, 21 दिन से प्लस करना है। हाँ, ओके। उसको 90 डेज। सो 21 दिन के बाद फिर से 21 दिन शुरू करनी है। और फिर हमें एक चीज़ हम कहते हैं साइकोलॉजी में सेंसरी एक्यूटी, हमें पूरा ऑब्जर्वेशन करना है कि 21 दिन में सुबह जल्दी उठा, क्या क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में बदलाव। उस बदलाव को नोट डाउन करोगे तो माइंड कहेगा अरे इतना बदलाव हो गया, ओ माय गॉड, सिर्फ 21 दिन सुनने से, उठने से इतना बदलाव हो गया, अब तो मैं और उठूंगा। सो माइंड आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे काम करता है, पेन एंड प्लेजर पे काम करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें माइंड को तकलीफ होती है वो कहता है अवॉइड इट, अवॉइड इट, अवॉइड इट। कोई भी चीज़ में उसको प्लेजर होता है, बहुत मज़ा आता है, तो वो कहता है डू इट, डू इट, डू इट। तो हम लोग एक प्रोसेस बताते हैं कि आप सुबह जल्दी उठे, क्लैप, अरे वाह मैं आज जल्दी उठ गया। 21 दिन आपने ये कर लिया है, 21 दिन आपने माइंड को हर रोज जल्दी उठने पे अप्रिशिएट कर दिया। तो बिहेवियर वंस अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। एक बिहेवियर को माइंड को अप्रिशिएट कर दिया, माइंड कहेगा आई लव दिस, हर रोज तालियां मिल रही है, हर रोज अच्छा लग रहा है, हर रोज फीलिंग गुड आ रही है, ऑलराइट लेट मी गेट अप टुमारो अगेन। तो बस वही चीज़ है कि जितनी बार माइंड ये करेगा रिपीट, उतनी बार उसे रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड देने के लिए एक ग्रुप होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार हम खुद रिवॉर्ड नहीं दे पाते, हम कहते हैं ठीक है यार मैंने 10 दिन जल्दी उठ लिया, लेकिन एक दिन अंशिका जी भी जल्दी उठती है, बोलती है मैं 10 दिन जल्दी उठी, मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आ गया हो, मेरे पास पैसे आ गए, वाह है अंशिका के पास पैसे आ गए, मेरे पास क्यों नहीं आए, अब मैं और करूँगा 10 दिन। फिर एक दिन है ना, आमिर कहता है मैं 10-15 दिन ठीक वो जल्दी उठा सर, पता नहीं मेरा बैक पेन गायब हो गया, है क्या बात है, मेरे घुटने में दर्द है, आई विल डू इट 10 more days। फिर ज्योति जी ने कहा कि मैं जल्दी उठी और मेरी शादी हो गई, ओह माय गॉड इनकी शादी हो गई, ऑलराइट लेट्स हैव, मेरी भी शादी नहीं हुई तो मैं भी वापस। तो ये क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग देन। तो ग्रुप इसलिए ज़रूरी है, अकेले साइलोज में करने में आदमी गिव अप करना ही करना है, बिकॉज इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो एकलव्य बन पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि संगत आदत गुरु। माइंड इज़ अमेजिंग एंड माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा इंसान। सर आप सेलिब्रिटीज़ से मिलते रहते हैं, अभी राजपाल यादव जी से भी आप मिले। जब सेलिब्रिटीज़ से आप मिलते हैं तो आप उनकी आइडियोलॉजी भी समझते होंगे, बात करते होंगे, समझते होंगे कि इन्होंने किस तरह से अपना जो जर्नी रही, उसमें से आप कुछ सीखते भी होंगे कि आगे चल के, क्योंकि आपको तो सीखते रहना है, क्योंकि और भी लोगों को आपको सिखाते रहना है, नई नई चीज़ें बताती रहनी है। आप कोई ऐसी हमें चीज़ बताइए जो आपने रिसेंटली या फिर उनसे सीखी हो या किन्हीं और से आपने कोई इंस्पिरेशन ली हो जो कि आपको काम आ रही हो, आप आगे भी लोगों को फ़ायदा दे। अंशिका जी, जब ये सेलिब्रिटीज़ बनते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि शायद ये लकी होंगे, लेकिन मैंने ये देखा है कि इन लोगों का अपने फील्ड में लेवल ऑफ मास्टरी इतना हाई होता है कि ये लोग, मतलब इनको किसी भी मोमेंट पे वो सिचुएशन दे दी ना, यू विल बी ज़ैप्ड। मतलब वो इस लेवल का परफॉर्म करते हैं कि लोग उन्हें देखते ही कहते हैं यार ये तो अमेजिंग है। तो जैसे सोनू सूद जी से मैं जब बात कर रहा था तो सोनू सूद जी ये कह रहे थे कि भूपेंद्र
मैंने साउथ इंडियन मूवीज़ में काम किया और मैंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह 1-2 महीने के अंदर प्रैक्टिस कर करके सीख ली। मैं चाइनीज़ में काम किया और चाइनीज़ सीखने के लिए मुझे 2 महीने तक डेडिकेटेड सीखना पड़ा। लेकिन मैं ये किसी भी रोल में जाते हैं और सीख लेते हैं, दे लर्न अ लॉट। एंड आपने देखा होगा जैसे फरहान अख्तर को भाग मिल्खा भाग करनी थी तो उन्होंने पूरा उस रोल में आने के लिए एक एक एक्शन ये वो, अभी कल परसों में जैकी श्रॉफ की कोई मूवी का ऐसे सीन देख रहा था तो वो एक आम आदमी की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे एक बिल्कुल गांव का आम आदमी सरकारी नौकरी वाला रिटायर होने के बाद जो बिहेवियर होता है वो एग्जैक्ट ड्रेसिंग से लेके हाव भाव इमोशन सब में वही दिख रहा है। सो दीज पीपल आई थिंक दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब वो एक रोल ले लेते हैं ना तो हमें लगता है कि वो सेलिब्रिटी ऐसे ही बन गए, बट दे डिज़र्व इट। मैं एक बार शूटिंग देखने के लिए गया था और वहाँ पे एक सीरियल की शूटिंग चल रही थी और एक डायलॉग था जहाँ पे एक हीरो को या एक गुंडा था या पता नहीं जो भी वो रोल था, उसे एक आदमी को मारना था और मार के चिल्ला के 2-3-4 डायलॉग बोलने थे और वो हाईएस्ट एनर्जी में बोलना था, जैसे हम टॉप ऑफ द वॉइस में चिल्लाते हैं ना अपनी। और वहाँ पे क्रू खड़ा है पूरा और पूरा क्रू खड़ा है तो डायरेक्टर जो है उसने 20 बार बोला कट, 20 टाइम्स उसी टॉप ऑफ वॉइस पे। अगर मुझे आज भी कोई डायलॉग बोलना पड़े मेरा गला बैठ जाएगा। यू नो दोज पीपल रियली ट्रेन देमसेल्फ। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, उनकी ज़िंदगी में कट बोलने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी में कट बोलने वाले नहीं हैं। हम जैसे ही बोलते हैं ना कुछ करने जाते हैं और कोई हमें कहता ही नहीं है कट, क्योंकि हमारे बिहेवियर सब एक्सेप्टेड है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू मूव टू वन लेवल। तो मैं सेलिब्रिटी से ये सीखता हूँ कि हमारे आसपास हमेशा ऐसा वातावरण हो जहाँ कोई बोल सके कट, यार ये बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है। नाउ व्हाट कैन बी द बेस्ट। मेरे टीचर ने जब मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाई तो एक टास्क दिया हमारे टीचर ने पब्लिक स्पीकिंग के लिए कि भैया आप एक स्पीच को बोलो। जैसे ही मैं एक स्पीच तैयार करके ले जाता था वो फाड़ देते थे उसे। ठीक है, वो उसे फाड़ देते थे, बोलते भूपेंद्र कैन इट बी बेटर। फिर मैं सोचता सर मैंने 2 दिन लगा के ये स्पीच लिख के लाया और आप कह रहे हो बेटर। ठीक है लिखते हैं। फिर मैं एक दिन रात को लगा के फिर लेके जाता, मज़ा नहीं आया। एक मास्टर ऑफ सेरेमनी मुझे बनना था और 2 महीने का मेरे पास समय था। 2 महीने में मैं 20 स्पीचेस लेके गया और 20 की 20 फाड़ दी। बोले ये भूपेंद्र का फ्लेवर नहीं आ रहा है, समथिंग एल्स, ये कॉपी पेस्टेड आ रहा है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, इसमें जुनून नहीं है, इसमें पैशन नहीं है, इसमें आग नहीं है। ऐसे कर करके 20 फाड़ दिए। 21वें में अच्छा आया। एंड आज मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरे टीचर को कि उस कट बोलने के कारण मेरी पब्लिक स्पीकिंग आज भगवान की कृपा से इतनी अच्छी है कि 1000 लोग मेरे सामने बैठे हैं और 10 घंटे बैठे हैं तो मैं 10 घंटे उन्हें होल्ड कर सकता हूँ। सो आई थिंक वो कट बोलने वाला हमारी ज़िंदगी में चाहिए, प्लस वो डाई हार्ट पैशन, वो एक मूवी के लिए जो जान लगा देते हैं। आई थिंक उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिमांडिंग भी होते हैं, सो दैट इज़ वाई सो दे रियली ग्रो। सो दे पैशन, दे कमिटमेंट टू द वर्क एंड ऑल दोज गुड थिंग्स विच दे डू, आई थिंक उनके कारण वो बहुत आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे सक्सेस होना सभी चाहता है, आप भी बहुत सारी वीडियोस में अपने बताते हैं और कहते हैं कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की आप बात करते हैं, लेकिन हमेशा हमने भी देखा है, लोग हमसे शेयर भी करते हैं कि एक हार का डर हमेशा मन में रहता है। जब भी कुछ हम पॉजिटिव बोलते हैं तो उसके पीछे एक नेगेटिव आवाज़ आती है और कई बार तो होता है कि वो नेगेटिव आवाज़ काम कर जाती है, पॉजिटिव हम सोच रहे हैं तो वो नहीं होता। तो उस डर को कैसे निकालें? उसके लिए ज्योति जी हम लोग एक मेडिटेशन करवाते हैं, डेथ मेडिटेशन। जब इंसान वर्स्ट को पहले ही देख लेता है तो फिर वो बेस्ट करने लगता है। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझते हैं कि सिर्फ बेस्ट सोचो और बेस्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिविटी आपके लिए तब काम करती है जब आपके अंदर की फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाए। ओके, चाहे वो आप नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, उससे कोई एक लेवल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था, मैंने अपने आप से, डर तो बहुत था कि यार जॉब छोड़ देंगे क्या होगा। एक दिन मेडिटेशन करने बैठे और मैंने कहा व्हाट वर्स्ट विल हैपन, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा घर का खर्चा उस समय था 15,000। मैंने कहा मान लो साल भर का 1,80,000, 3 साल का कितना हो जाएगा 5,40,000, और छोटा मोटा लोन हो गया कितना हो जाएगा 10 लाख। व्हाट वर्स्ट विल हैपन, 10 लाख का लोन हो जाएगा, इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है क्या भूपेंद्र? अंदर से आवाज़ आई कि नहीं हो सकता, और शायद हो भी सकता था लेकिन मेरा माइंड नहीं सोच पाया उससे बुरा। मैंने कहा बुरे से बुरा यही होगा। फिर अगला सवाल मैंने अपने आप से पूछा, तो यहाँ पे लॉजिकल इमोशनल क्वेश्चनिंग अपने आप से ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप से दूसरी सवाल की, क्या तू कैपेबल है 3 साल में 10 लाख रुपए कमाने के? मतलब तू 3 साल दिन रात लगा रहा तेरे ट्रेनिंग के फील्ड में, तो क्या 10 लाख तेरे पास नहीं आएंगे जहाँ लोग करोड़ों कमा रहे हैं?
अंदर से आवाज़ आई यार 3 साल में तो मैं सबको बीट कर दूंगा, मतलब अंदर से एक कॉन्फिडेंस जगा। तो जब वर्स्ट के लिए आप तैयार हो गए, और फिर दूसरी चीज़ मैंने कहा और भी नहीं आया तो तीसरे साल में जॉब पकड़ सकता है वापस, यस, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था, वापस से जॉब में आ जाते। तो जैसे ही आप बुरे से बुरा इमेजिन कर लेते हैं और फिर अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आता है यार इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर आप डर निकल जाता है, और डर निकलते ही एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। फिर 3 साल जो मेरे अंदर एनर्जी थी उसने मुझे बहुत उठाया। तो ऐसे ही हम लोगों को डेथ मेडिटेशन करवाते हैं। डेथ मेडिटेशन की बुरे से बुरा देख लो, और तो इससे बुरा क्या होगा, है ना, तुम मर जाओगे और क्या होगा, और तुम फेल हुए तो भी मरने हो, तुम पास हुए तो भी मरने हो, जो सफल से सफल है वो भी चले जाना है। जैसे डेथ मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को, पहले तो डेथ के नाम से डर लगता है, फिर मैं कहता हूँ ये डेथ कैन हैपन एवरी मिनट, एनीथिंग। आज मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, भगवान ना जाने पता नहीं कल क्या होगा, कल हो सकता है मैं इससे हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर हो जाऊँ, और कल हो सकता है कि ना भी हूँ। तो हर दिन एक दिवाली है, एवरी डे इज़ अ सेलिब्रेशन। मैं तो कहता हूँ कि कल की चिंता छोड़ दो, आज जो है ना वो सेलिब्रेट करो। और कई लोग कहते हैं सेलिब्रेट करने का कोई रीज़न तो होना चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ एक रीज़न अभी दे सकते हैं। एक उंगली उठाओ, आप लोग उठाओ, नाक के नीचे रखो, हवा आई क्या, आई तो हम जिंदा हैं, अब सेलिब्रेट कर सकते हैं हम लोग इस पॉडकास्ट में। सर जब सफल बनने की बात आ रही है ना, सक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में बहुत ज़्यादा, कि कुछ नहीं यार मुझे सक्सेस तो होना है, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हमें पहले तो अपनी लाइफ में बदलाव क्या करने। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कौन सी 5 आदतें हम अपने अंदर बदलें जिससे हम सक्सेस हो पाएँ। हाउ वंडरफुल। सबसे पहले तो गोल सेट करें यार। इंसान का माइंड जो है ना वो ऐसा है कि जब तक उसके पास सामने कोई टारगेट नहीं है ना वो काम नहीं करता। जैसे मान लेते हैं आज मेरे 3 पॉडकास्ट, 2 सुबह रिकॉर्डिंग और आज मेरा शाम का सेशन है, तो आज मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड हूँ। कल अगर वो नहीं है ना तो मैं दिन भर चिल करूँगा। जहाँ गोल होता है माइंड अलर्ट होता है, माइंड अलर्ट होता है और माइंड काम करने लगता है और आपसे काम करवा लेता है। और अगर आपको सफल होना है तो एवरी डे प्रोडक्टिव होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोल्स ही वो प्रोसेस है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। गोल होने के बाद दूसरी चीज़, अपने माइंड से, अपनी लाइफ से अनवांटेड सारी चीज़ों को काटना शुरू कर दें, जो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। फॉर एग्जांपल शादी में जाना है, अच्छा जाना है, 50 शादी के इनविटेशन आए, 50 में से 50 में क्यों जाना है, या रील्स देखना है, क्यों देखना है इतना रील। मैं कहता हूँ अगर रील किसी दूसरे की देख के मुझे पैसा नहीं मिल रहा तो मुझे नहीं देखनी है, मुझे मेरी रील देखनी है जिससे मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ और उससे मुझे पैसा मिल सके। दूसरे की रील मुझे तभी देखनी है जब मुझे मेरी रील बनाने का आइडिया लेना है, तो मुझे देखनी नहीं है रील्स। ओके, वो मेरा काम ही नहीं है। भाई शाहरुख खान ने मूवी बनाई, मैं क्यों देखूँ? मैं मेरी ज़िंदगी का सुपरस्टार मैं हूँ। मेरे दुख में, मेरे बॉडी में हल्का भी पेन है तो शाहरुख खान नहीं आ रहा उस पेन को बेयर करने या मुझे खाना देना, तो मैं उसकी मूवी नहीं देखूंगा। सबसे पहला सुपरस्टार मेरी ज़िंदगी का मैं हूँ, इसीलिए मैंने तो यूट्यूब चैनल भी बनाया, सुपरस्टार भी है सर। बिकॉज आप ही अपने जीवन के सुपरस्टार हैं। आई मीन आज कितना भी मैं कर लूँ, आमिर का दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा, है ना, वो उनका पेन है। सो मैं कहता हूँ कि हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि ही इज़ अ सुपरस्टार एंड दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम छोटे नहीं हैं, हमारे पास कम पैसा हो सकता है, लेकिन शाहरुख खान के पास भी एक समय में कम पैसा था, तो हम आज से भी बड़े हो सकते हैं। तो ये बिलीफ ज़रूरी है दैट आई एम द सुपरस्टार, आई कैन रियली चेंज माई लाइफ, अदर्स आर ऑल्सो सुपरस्टार्स, लेकिन मैं तो सुपरस्टार हूँ, ये बिलीफ। तीसरी चीज़, सेलिब्रेट लाइफ बिग टाइम। कहते हैं सेलिब्रिटी वो होता है जो सेलिब्रेट करता है, ना कि वो जो टीवी पे दिखता है। जो टीवी पे दिखता है उसके लिए लोग कहते हैं सेलिब्रिटी, बट मैं क्या सेलिब्रेट से ही सेलिब्रिटी वर्ड बना है। जिसकी सफलता को कोई सेलिब्रेट कर रहा है, मैं अपनी सफलता को सेलिब्रेट करने लग गया तो एक दिन दुनिया सेलिब्रेट करेगी मेरी सफलता को। मेरे टीचर ने कहा था, भूपेंद्र लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल करते हैं। मैंने कहा कैसे सर? बोले तू एग्जाम, मतलब है ना, पहले मैं दुखी हो जाता था, मेरे बर्थडे पे कोई दोस्त मेरा बर्थडे भूल जाता था, तो उन्होंने कहा जो भूल जाता है उसको फ़ोन कर, बोल मेरा बर्थडे है वापस से फ़ोन कर। तो मैंने इतना इजी बना लिया, मेरे बर्थडे पे लिटरली मैं कई बार 10-20 दोस्तों को फ़ोन करता था और उनको बोलता था कि यार आप मेरे को फ़ोन करो। बड़ा बेवकूफ़ाना सा लगता है एक्चुअली। मैंने अपना बर्थडे, मेरा 12 जनवरी को आता है, तो मैंने 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक मैं हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, मतलब पूरे 15 दिन। उस समय जब कुछ भी नहीं था तो एक पानीपुरी की ट्रीट दे दी अपने आप को, और कुछ नहीं था तो एक की चेन खरीद लिया अपने लिए। ऐसे 15 दिन मैंने सेलिब्रेट किया। आज भगवान की कृपा से उस सेलिब्रेशन का परिणाम ये है कि हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है। एवरी सिंगल डे आई सेलिब्रेट। और लोग सेलिब्रेट, जिस दिन मैं भूल जाता हूँ लोग। तो पहला गोल सेटिंग, दूसरा है यू आर द सुपरस्टार, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। तीसरा, सेलिब्रेट योर लाइफ अ लॉट। चौथा, मैं लोगों को कहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठ के पहला काम, भैया भगवान आपके कारण है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और पांचवा, आई थिंक रिश्ते सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में रिश्ता खोने से बड़ी नहीं है। मतलब
आप ये समझिए, करोड़ रुपया खो जाए तो चल जाएगा, रिश्ते नहीं जाने चाहिए। दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। सपनों को साकार करने के लिए इंसान क्या कर सकता है? सपनों को साकार करने के लिए आदमी को पहले प्लान करे। सपना साकार होता है उसकी रेसिपी को ढूंढे। जैसे कि बेस्ट बिरयानी बनानी है तो बेस्ट बिरयानी की रेसिपी ढूंढते हैं हम लोग, वैसे ही अगर सपनों को पूरा करना है तो 50 लोगों को स्टडी करें जिन्होंने उस फील्ड के सपने को पूरा किया। जैसे कि किसी ने जूते का बनाने का फैक्ट्री लगाया आज, तो कौन जूते बना के बहुत सफल हुआ है, तो उन सभी को स्टडी करना ज़रूरी है। उन सभी को स्टडी करेंगे तो आप कुछ कॉमन पैटर्न्स निकलेंगे। जैसे मैं अपने फील्ड का बता सकता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेनर अगर सफल हो रहा है तो उसका कॉन्टेंट अच्छा है, तो कंटेंट एक पैटर्न मिल गया, एक क्लू मिल गया कि भैया ये तो अच्छा करना ही करना है। दूसरा, सोशल मीडिया पे काम करना ही करना है। तो ये 2 पैटर्न मिल गए, अब इनको दिन रात काम करें और हर बार जब भी करें अपने आप से पूछे कैन आई डू बेटर। बस ये छोटी छोटी चीज़ें पैटर्न तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर पाएगा सर? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़रूरी है। आप समझिए इस चीज़ को, हर चीज़ सबसे पहले सोच से शुरू होती है। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली आया पहली बार और मैंने सोचा यार मैं भी 5 स्टार होटल में रहूं, तो वो मैंने एक चीज़ सोच ली और उसके बाद मैंने काम किया और काम करने के बाद मैंने गोल भी बनाया 5 स्टार में जाने का। तो एक तो सोचा, मैनिफेस्ट किया और दूसरा मैंने काम करके उस तक गोल भी बनाया। हो सकता है कि मैंने गोल नहीं बनाया तो भी वो अचीव हो जाए, लेकिन उस केस में चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं या वो लेट हो सकता है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ 1 आवर आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करें हाईएस्ट लेवल की सफलता के लिए, क्योंकि जब आपका ब्रेन हाईएस्ट लेवल की सफलता के लिए प्रोग्राम होगा तो फिर वो आपको वैसे लोगों से मिलवाएगा, वैसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, वो चीज़ दिखाएगा। जैसे कि आपको चाहिए फरारी, ओके, आप यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दीजिए फरारी की, ठीक है। अब मुझे बताइए ये फ़ोटो लगाने से क्या होने वाला है? आपका ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है, उसको पता नहीं है असली फरारी है या फ़ोटो है, उसको तो लगता है फरारी है। तो ब्रेन रोज़ उसे देखता है, तो क्या हो गया, वो उसके रडार में आ गई, फोकस एरिया में आ गई। जब फोकस एरिया में आ गई तो अब आपका ब्रेन ज़्यादा सोचेगा, और जिस चीज़ को जो आउट ऑफ साइट नहीं है वो आउट ऑफ माइंड नहीं है, और जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। लोग हमेशा कहते हैं सर जहाँ मेहनत से सब कुछ मिल रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कितने सारे मिरेकल आपके साथ ऐसे हुए हैं कि जिनको आपने एक बार टीवी पे देखा था और आपकी इच्छा थी यार इस आदमी से मिलूँ, और वो आदमी आपके सामने आ गया हो। मेरे साथ मैं सोनू सूद का सोचा कि कोविड में वो मिलने चाहिए, और हमने कोविड में सोनू सूद का ही हमने कहा मैं हमारी फ़िलॉसफी से उनका मैच कर रहा, उन्हें बुलाओ हमारे शो में। उसी समय उनकी डेट फ्री हो गई, उसी समय वो हमारे बजट में आ गए। आई मीन कितनी बड़ी ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक चीज़ों को थोड़ी पॉजिटिव, थोड़ा सा आपके लिए कुछ रास्ते खोल देता है। ये वाइब्रेशन है जो सोनू सूद को भी टकरा गई कि भैया भूपेंद्र मुझे बुलाना चाहता है, एंड फिर वो अग्री कर जाएंगे। वैसे नहीं तो कई इसमें बार आप भी आते हैं। 3 साल पहले की बात है, तो मैंने आपका पहला वीडियो देखा था, स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम में, इनसे तो मिलना पड़ेगा और आज मैं आपके सामने बैठी हूं, तो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो। यस इट ऑलवेज वर्क्स। और इसके लिए आपने कौन से कॉन्शियस प्रयत्न किए? आपने क्या किया? आपने काम किया अपनी स्किल पे, ऑलराइट। मैं काम कर रहा हूँ अपनी स्किल पे, और आपने जस्ट वो वीडियो देखा और आपके ब्रेन में अगर अच्छे से एक थॉट आ गया, तो वो थॉट अगर 10 मिनट भी आपके माइंड में है ना, तो वो मैनिफेस्ट होने की ताकत रखता है। अगर उसको सही खाद पानी बीज, एक बीज डाल दो धरती में, जंगल में जहाँ बारिश अच्छी हो रही है, वो पनप जाएगा अपने आप, ठीक है। तो बस बीज तो लगाना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज पुटिंग द सीड्स। और मेरे टीचर कहते हैं कि सारे सीड ना भी फर्टाइल हों तो इट्स ऑलराइट, क्योंकि हमारा काम क्या है, बीज लगाते जाना। कौन सा बीज हमें पौधा दे देगा, पेड़ दे देगा, पता नहीं। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, मैं एक रील देख रही थी, वहाँ पर एक लड़का कह रहा था कि अगर मैं किसी को अपनी बातें बताता हूँ तो नज़र लग जाती है, हो नहीं पाता। अगर कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो नज़र लग रही है, नहीं हो रहा। और अगर बुरा बोल रहा हूँ तो मैनिफेस्ट हो जा रहा है। अब क्या करें? तो इस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, अगर ऐसा लगता है कि हाँ नज़र भी लग सकती है, मैनिफेस्ट भी हो सकता है बुरा, तो फिर किस तरह से चलें? क्या राइटिंग करना शुरू करें? कैसे करें फिर मैनिफेस्ट? मैं आपको बोलूँगा कि देखिए गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी दोनों काम करती है, लेकिन ये समझना है कि गुड एनर्जी और बैड एनर्जी तो बहुत बाद में काम करती है। आप सफल ही नहीं हो और आप सोच रहे हो कोई नज़र लगाएगा आपको, क्यों लगाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये सोचेंगे इतना बड़ा बात कर रहा है, और वो फिर उसके बाद आपका मजाक बना के भूल जाएंगे। मतलब एक एवरेज आदमी जब बड़ा बात करता है ना, लोग उसका मजाक बना के भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नज़र लगने का तो सवाल ही उस सिचुएशन में, नज़र तो टाटा बिरला अंबानी इसको तो ज़्यादा लगनी चाहिए, है ना। तो नज़र लगती होगी और लगती है, कहीं ना कहीं कोई आपसे जेलस है तो डेफिनेटली उसकी वाइब्रेशन आप तक आ रही है। तो हम उसके लिए कहते हैं कि भाई
आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि आपको बाहर के वायरस इफेक्ट ही ना करे। कोरोना में हम कह रहे थे जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, वो भाई बाहर मत जाओ, बुजुर्गों को बाहर मत भेजो, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन्हें वायरस पकड़ लेगा। और बच्चे, छोटे बच्चों को कोरोना हो ही नहीं रहा था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का मतलब है नज़र तब ज़्यादा लगेगी जब आदमी कहेगा यार मेरे को नज़र ना लग जाए। ओके, मैं कहता हूँ मैंने बोल दिया ना कि मुझे ये चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, बस दिमाग नहीं लगाना है। अब लोग क्या सोच रहे हैं, इसमें मेरा दिमाग नहीं लगना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो हमारे को नज़र कम लगेगी। एंड जो लोग कहते हैं कि अगर मैं बुरा बोलता हूँ तो फिर बुरा हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, तो बुरा क्यों बोलना है भाई? खुद के बारे में बुरा बोलना ही नहीं है हमें तो हर सिचुएशन में, इसीलिए कहते हैं शब्द मंत्र बन जाते हैं। आप कौन से शब्द बोल रहे हो? अगर आपने शब्द बोल दिए कि नहीं नहीं यार मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो आपके मंत्र कब ट्रू हो जाएंगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, जब भी लोग आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप बोलिए आई एम ग्रेट। अब अगले को लगना चाहिए ये पॉडकास्ट से पहले तो फाइन थे, अभी ग्रेट कैसे हो गए? तो लोग आपसे कितना भी सोचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलना आई एम ग्रेट कि अगले को खुद एक एनर्जी का झटका लग जाए। मतलब सी, नेगेटिव एनर्जी आपको छू सकती है, इससे पहले हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनको धक्का दे दे। इतना ज़्यादा हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाए लाइफ में। एंड ये जब होगा तो आप देखेंगे होगा ही, आपकी ज़िंदगी देखिए कभी भी एक सी नहीं लगती। आदमी क्या करता है, थोड़े दिन नीचे जाता है तो उसको लगता है नज़र लग गई, फिर थोड़े दिन ऊपर जाता है, तो और ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे घर वालों के साथ भी हुआ है। थोड़ा सा डाउन होता है, तेरे को नज़र लग गई ज़रूर, फिर मैं भी सोचता हूँ, कई बार 3-4 चीज़ें इवेंट डाउन हो जाती है, फिर मैं सोचता हूँ यार नज़र लग गई दिखती है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पॉजिटिविटी को शिफ्ट करता हूँ, इमीडिएटली नज़र उतर जाती है। हाउ वंडरफुल। जैसे मैं आपको एक किस्सा लास्ट में सुनाता हूँ। पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमारा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था, और हमें कॉन्स्टेंटली, मुझे भी ये फोर्स कर दिया था बिलीव करने के लिए सबने कि नज़र लग गई है। 3 मई को हमने सुंदरकांड का पाठ किया और हम सब इतने पॉजिटिव हो गए, एंड उसके बाद बिजनेस तब से दौड़ ही रहा है। मतलब कैसे ये कैसे पॉजिटिव हो गया अचानक से? तो नज़र लगी हुई होती तो सुंदरकांड से कैसे उतर जाती, और सुंदरकांड से उतर सकती है तो फिर सुंदरकांड आज कर लो। सही तो मतलब दैट्स हाउ इट इज़। तो पॉजिटिव होते ही क्यों ज़िंदगी बदल जाती है? पॉजिटिव होते ही आप देखोगे सब कुछ बदलने लग जाएगा। कभी कभी बस ये है कि आपकी फिक्स सैलरी है तो वो उतनी तेज़ी से शायद आपको बदलता नहीं दिखेगा, बट बदल रहा है, ये बिलीव करना है। लास्ट में मैं चाहूँगा जो पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं शुरू से आखिर तक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वो अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सके? मैं तो ये कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब मैंने है ना कहीं पे सुना था ये कि ऐसा परफॉर्म करो, रॉबिन शर्मा से सुना था कि ऐसा परफॉर्म करो कि आपका क्रिएटर अगर धरती पे आ जाए और या फिर वो ऊपर से आपको देख रहा है तो उसकी भी आंख से पानी आ जाए कि यार ये लड़का इतना ज़्यादा कैसे परफॉर्म कर सकता है। मतलब इतना जो करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो, और करना है तो मतलब पकड़ लो कि कमाल का करना है। हो सकता है हर रोज़ कमाल का ना हो, लेकिन थॉट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो भी करेंगे कमाल का करेंगे, और फिर देखो धीरे धीरे लाइफ इज़ गोइंग टू बी मच मच बेटर। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखा आपसे, और सक्सेस लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज आपने हमें समझाया। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज का ये पॉडकास्ट BSR सर भूपेंद्र सिंह राठौर जी के साथ रहा, जिसमें हमने बात करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, बात करी पैसे को लेकर, कैसे सक्सेस हमें मिले, हमने तमाम बातें इस पॉडकास्ट में करी हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सर के साथ एक और पॉडकास्ट बहुत जल्द हम करने वाले हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।